हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, सब बढ़िया। पिछला लेक्चर क्लियर हो गया था? अरे बिल्कुल सर, क्लियर क्यों नहीं होगा। हम लोग पढ़े और क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख लिया था। आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर तो वो पिद्दू सा टॉपिक मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ा ताकि हम लोगों को मजा आए, क्योंकि हमारा सिर्फ टारगेट बोर्ड्स क्लियर करना नहीं है। हम नीट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे ताकि हम लोग बड़ी बड़ी किताबों से जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा बेसिक नॉलेज पूरा क्लियर हो। जेई का हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा बेसिक नॉलेज पूरी तरीके से क्लियर हो, हमको फॉर्मूले से लेकर हर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। यू मे फील कि सर आप एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर जा रहे हो, लेकिन मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ाने के बाद ऊपर जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ में यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं तो आप अपने स्कूल के टीचर्स को बोल सकते हो कि ये तो मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे आज का नया टॉपिक जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि मैं कहूं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लोग यहां पर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके देखेंगे दैट हाउ अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? भाई, एक डेफिनेशन मुझे मिली थी सिंगेज पब्लिकेशन की किताब में, और वो डेफिनेशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपको वही डेफिनेशन लिखवाने के लिए चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने में मदद करेगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ गैस ब्रैकेट में आप लोगों को इन सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये निंजा टेक्निक है बेवकूफ बनाने की। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है। मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ गैस को मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। कितने ml गैस डिसॉल्व हो रही है, कितनी ml गैस डिसॉल्व हो रही है, तो हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट का हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सेंटीमीटर क्यूब यानी ml की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक के आगे हम हमारे याद करने की टेक्निक भी लिख लेंगे, दैट इज amount of gas in centimeter cube or in ml that can be dissolved, that can be dissolved that can be dissolved in 1 centimeter cube, या मैं कहूं 1 ml ऑफ लिक्विड। बस ये है आपकी डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि अगर आपके पास में 1 ml लिक्विड है, अगर आपके पास में 1 ml लिक्विड है, तो 1 ml लिक्विड के अंदर आप कितनी गैस डिसॉल्व कर सकते हो, कितने ml गैस डिसॉल्व कर सकते हो, कितने वॉल्यूम में गैस आप डिसॉल्व कर सकते हो। क्या आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली? क्या आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली? क्या आप लोग इतना लिखकर रेडी हैं आगे पढ़ने के लिए? चलिए बहुत बड़े, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। भाई, फैक्टर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग, what are the factors which are affecting the solubility of gas, the solubility of gas in liquid। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों कैसे कैसे फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर इज द नेचर ऑफ गैस। सबसे पहला फैक्टर इज द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। आपके नेचर क्या है गैस का और नेचर क्या है आपके सॉल्वेंट का। तो देखो गाइस, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपके पास में हीलियम जैसी गैस है, नियॉन है, आर्गॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरीके की जो गैसेस है, यानी नोबल गैसेस बोल लो, या ऐसी गैसेस जिनमें दोनों एटम सेम टाइप के हों, इस तरीके की जो गैसेस हैं, दे आर
less soluble in water. Yes, they are less soluble in water. इनकी solubility पानी के अंदर बहुत कम होती। तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि दादा बाकी सारी बात तो मैं आपकी मानने को तैयार हूं दादा, लेकिन ऑक्सीजन की solubility अगर वाटर में लेस है तो फिर फिशेस वगैरह तो मर जानी चाहिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो यहां पर निपट जाने चाहिए। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यहां पर क्यों नहीं मरते हैं? वाई दे ऑलवेज ऑलवेज क्या, वाई दे सर्वाइव, भाई जिंदा क्यों रहते हैं ये? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा लेस सॉल्यूबल है, इसका मतलब ऑक्सीजन पानी में सॉल्यूबल होता है लेकिन कम मात्रा में। आप ऐसा मान के चलो लगभग 6.8 ml ऑक्सीजन आपको 100 ml पानी में मिलेगा, है ना। अगर मैंने 100 ml पानी ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 ml ऑक्सीजन होगी, और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए सफिशिएंट है। ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सफिशिएंट है, शायद इसीलिए हम लोग मर जाते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत कम है उसके अंदर, प्लस हमारे फेफड़ों में पानी चला जाता है। हमारी बॉडी वैसी डिजाइन ही नहीं है कि हम वाटर के अंदर रह ले, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की वैसी होती है। तो भगवान ने, नेचर ने उनके लिए इतना ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व करके रखा है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरे में अगर आपसे बात करूं कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, गैसेस लाइक सल्फर ट्राइऑक्साइड, आप देख रहे हो ये गैसेस मेरे प्यारे बच्चों, है ना। गैसेस लाइक और कौन सी गैस अपन देख लें, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो गैसेस हैं बेसिकली दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। नाउ इनकी एक्चुअली सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर इजीली क्यों होती है? बिकॉज दे आर रिएक्टिव विथ वाटर, दे आर समवॉट रिएक्टिव विथ वाटर। ये वाटर के साथ में रिएक्शन करने लग जाती हैं, ये वाटर के साथ में केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं। बाकी अगर आप यहां पर देखो कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाटर के साथ में किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कार्बोनिक एसिड का रूप ले लेता है। अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया तो ये H2SO3 नाम के एसिड का रूप ले लेता है। अगर आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म ले लेता है। अगर आपने HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये HCl का एक्वस एसिड बन जाता है। तो बेसिकली इस तरीके की गैसेस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो बेटा यहां पर कोई ऐसा एक कोई रूल नहीं है कि कोई निंजा टेक्निक नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं भैया गैसेस जो है वो लिक्विड में नेचर पर डिपेंड करती है, मतलब सारी गैसेस सॉल्युबल होंगी, नहीं। दुनिया में कई ऐसी गैसेस है जो लेस सॉल्युबल होंगी, कई ऐसी गैसेस है जो मोर सॉल्युबल होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। आपकी गैस का नेचर क्या है, आपके सॉल्वेंट का नेचर क्या है। यहां पर आप देखो आपका सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर इन सभी गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक अलग कंपाउंड बनाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सॉल्युबल हो गई। तो यहां पर आपका वाटर सॉल्वेंट है। अगर मान लो यहां पर आप सॉल्वेंट बदल दो, आप यहां पर ऑयल ले लो, तो ऑयल में थोड़ी सॉल्युबल होगी। तो टेक्निकली यहां पर तो टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चों यहां पर नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला हम लोग यहां पर कौन सा फैक्टर देखने वाले, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ गाइस एक बात मैं आपको बताऊं, यूजुअली ये देखा गया है कि जितनी भी गैसेस जब आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, यहां पर आपका एक सॉल्यूशन बनता है और यहां से हीट इवॉल्व होती है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। व्हेनेवर अ गैस डिसॉल्व्स इन वाटर, व्हेनेवर अ गैस डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट, ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब मैंने आप लोगों को ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो हम लोगों ने यहां पर अकॉर्डिंग टू द ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल
अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाना चालू करूं, मतलब अगर मैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना चालू करूं, तो बेटा सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हीट छोड़ रहा है, और अगर मैं सॉल्यूशन साइड टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दूं तो रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएगी। याद करो, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ गए, अब अगर तुमने रिएक्टेंट साइड की मात्रा बढ़ा दी तो रिएक्शन आगे बढ़ने लगेगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने लगेगी। क्यों? ताकि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाए, रिएक्टेंट की मात्रा कम हो जाए और दोनों फिर बैलेंस कर लें। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तुमने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा, रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू कर देगी, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड, ताकि प्रोडक्ट की मात्रा कम करके रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा के उसको बैलेंस कर ले। अब यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हीट बढ़ाना चालू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया, तो यहां पर प्रोडक्ट साइड हीट की मात्रा बढ़ने से रिएक्शन पूरी बैलेंस उसका बिगड़ गया। तो हीट बढ़ने की वजह से सॉल्यूशन टूटने लगेगा, और सॉल्यूशन टूट के गैस अलग और सॉल्वेंट अलग होने लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल हमें यह देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, solubility of gas in liquid decreases। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? एक जनरल बात आप और बताओ भाई, जब कभी भी गैसेस की आप लोग बात करते हो, हम लोग जानते हैं गैसेस आर ऑलवेज हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हाई होती है। अब अगर तुम इस गैस को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद टेम्परेचर बढ़ा दोगे, सो देयरफॉर आपके गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी, और जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो वह सॉल्यूशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स भी फास्ट 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 बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। तो गैस के पार्टिकल जितना फास्ट मूव करेंगे वो सॉल्यूशन को छोड़ के उतना जल्दी बाहर 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 भागने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये बात? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैस पर हमेशा क्या देखा जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैस पर हमेशा क्या देखा जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटी। क्या ये दो फैक्टर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिस पर हमारी पूरा का पूरा खेल डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of gas, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of gas in a liquid। गाइस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। हेनरी ने क्या किया था, एक चेंबर लिया। हेनरी ने क्या करा, एक चेंबर लिया। मैं यहां पर दो चेंबर इसलिए बना रहा हूं ताकि हम लोग डायग्राम से समझ जाए। इस चेंबर में हेनरी ने एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगाया, इस तरीके से एक पिस्टन लगा दिया हेनरी ने। ये पिस्टन का हैंडल था, यहां पर हेनरी ने कुछ वेट्स रखे थे, ठीक है। हाँ ठीक है, यहां पर हेनरी ने कुछ वेट्स रखे थे। ये हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो गया, ठीक है। ये हमारे इसके ऊपर कुछ वजन हो गए, वेट्स हो गए। ये वेट हो गया W1 W2। अच्छा, हमने इसके अंदर क्या करा, यहां पर एक लिक्विड भर दिया। ये हमने इसके अंदर कुछ लिक्विड भर दिया, और हमने यहां पर ऊपर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स रख दिए। ठीक है, ये हमने यहां पर ऊपर गैस भर दी। गैस के नो डाउट कुछ पार्टिकल्स अभी इसके अंदर डिसॉल्व हमें दिख रहे हैं, नो डाउट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा,
हमने यहां पर गैस रख दी, यहां पर हमने लिक्विड रख दिया, ये हमारा पिस्टन हो गया। अब मैंने बाद में क्या करा, अब मैंने बाद में इस पिस्टन को नीचे की ओर पहुंचा दिया ऐसे। सर ये नीचे की ओर कैसे पहुंच गया, हमने इस पिस्टन पर जो वेट था वो बड़ा कर दिया, हमने इस पिस्टन पर जो वेट था वो क्या करा, वो बड़ा कर दिया। तो ये अपना पिस्टन दिखने लग गया मेरे को। पिस्टन आप देख सकते हो वेट्स बढ़ाने की वजह से W1, W2, W3, W4 हमने यहाँ पर वेट्स बढ़ा दिया। तो वेट बढ़ाने के चक्कर में हमने देखा कि हमारा जो ओ ये क्या हुआ, हमें इसको हाथ से मिटाना पड़ेगा। ओके हाँ, तो ये हमारा लिक्विड आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा, ये आपको हमारा लिक्विड दिखाई दे रहा है इधर ऐसा, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी जो गैसेस थी, अब आप देखो आपकी गैसेस बाहर कम दिखाई दे रही है और सॉल्यूशन के अंदर आई मीन ये लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ये ज्यादा दिख रही है। समझ में, अब यहाँ पर आपका गैस बहुत कम रह गया और ये आपके लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, हम इसको मान लेते पिस्टन, ठीक है। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है, क्या ये चीज आप लोगों को यहां पर क्लियर हो रही है ना। तो हेनरी ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया, हेनरी ने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया कि जब हेनरी के पास में एक m मास ऑफ गैस है, हेनरी के पास में जब एक m मास ऑफ गैस है और एक नॉर्मल प्रेशर इस पिस्टन पर लग रहा है, एक नॉर्मल प्रेशर यहां पर इस पिस्टन पर लग रहा है, मतलब आप मान के चलो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब गैसेस लिक्विड के अंदर बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व थी। लेकिन जब हेनरी ने पिस्टन पर प्रेशर बढ़ाया, जब हेनरी ने पिस्टन पर प्रेशर बढ़ाया, यानी जब प्रेशर इंक्रीज करके उन्होंने P2 कर दिया, यहां पर अपन प्रेशर P1 मान लो और यहां पर आप सब लोग जानते हैं P2 इज वेरी मच ग्रेटर देन P1। तो जब उन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो बढ़ गई। तो यहां पर हेनरी ने एक स्टेटमेंट दिया दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid increases on increasing the pressure, increases on increasing the pressure, यानी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी आपके लिक्विड के अंदर बढ़ती चलेगी। क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर है, क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज इस डायग्राम को जरा नोट कर लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर P2 P1 से बड़ा है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैस की जो मात्रा है, गैस का जो अमाउंट है, जो पहले ऐसे नॉर्मली घूम रहा था लिक्विड में कम था, अब वो लिक्विड में बढ़ गया, यानी गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ गई। इसको जरा नोट करो, कर लिया नोट, ग्रेट। अब यहां पर हेनरी ने एक लॉ दिया एंड एक इक्वेशन दी और वो इक्वेशन थी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब मैं एक बात आपको बताऊं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को मास यूज करना है विद प्रेशर, लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी में सिर्फ मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर यह क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। तो गाइज मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो क्वेश्चन मैं डेफिनेटली निकाल के रखूंगा, मैं देख ही लेता हूं वो क्वेश्चन कहां है, वो क्वेश्चन मैं डेफिनेटली आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पिछले 2 बैच के स्टूडेंट्स कंप्लेन कर चुके हैं कि सर वो क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, आप लोग अपने एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन में 2.13 देखोगे ना, वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वहां पर जो क्वेश्चन है वो हम उसकी तरफ चलते जरूर है, बट पहले हम लोग हमारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते। तो मैं आप लोगों को ये जो इक्वेशन सिखा रहा हूं, इस इक्वेशन से आप आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज
2.13 वाला क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहां पर लिख भी दिया। नाउ मास m फॉर द मास ऑफ गैस is directly proportional to the pressure applied on gas। ये हेनरी ने फर्स्ट लॉ दिया। जब आप इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी k मल्टीप्लाई बाय p। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन वेयर k इज द कांस्टेंट, वेयर k इज द कांस्टेंट। हेनरी ने एक ग्राफ भी प्लॉट किया इसके लिए, हेनरी जी ने इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट किया। ये ग्राफ प्लॉट था प्रेशर वर्सेस मास। बेसिकली ये जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस क्या है, ये विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ये वो है। मतलब आप जितना ज्यादा गैस पर प्रेशर लगाओगे वो लिक्विड में उतनी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब उन्होंने यहां पर ये ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ का हम लोगों को रिजल्ट पता है क्या देखने को मिला, प्रेशर बढ़ाते गए, मास ऑफ गैस लिक्विड में बढ़ता गया। आप देखो जब प्रेशर कम था तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम थी। ये देखो जब प्रेशर आपने बढ़ाया तो मास बढ़ गया, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो मास और बढ़ गया, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और बढ़ गई। तो आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो मास बढ़ता जा रहा है, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो मास बढ़ता जा रहा है, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो मास बढ़ता जा रहा है, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए आपका मास सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता गया। एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर देखने को मिली। क्या ये चीज क्लियर है? आराम से इसको नोट कर लो, आराम से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं इस कॉन्सेप्ट में और आप लोगों को फिर दिलवाता हूं मजे। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ओके ऐसे आया एक्सरसाइज 2.13 का सॉल्यूशन। हम तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन में ही अटके रह गए, लेकिन सर ने तो बहुत शानदार वाला लॉ बताया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें सब आ गया है, अब हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। क्या हम आगे बढ़े? ओके नाउ हेनरी ने एक साइंटिस्ट जो उनके कंटेम्परी थे जिनका नाम था डाल्टन्स, डाल्टन्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी करी। उन्होंने एक लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर का, याद है आप सभी लोगों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये प्योरली गैस पर मौजूद था, ये प्योरली गैस के लिए था। डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर तुम्हारे पास में एक चेंबर में एक ए नाम की गैस है तो इस चेंबर का जो भी टोटल प्रेशर होगा, इस चेंबर का जो भी टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए नाम की गैस की वजह से होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि इस चेंबर के अंदर जो प्रेशर होगा वो पीए होगा। उन्होंने एक दूसरा चेंबर लिया, उसमें उन्होंने एक बी नाम की गैस रखी, तो अब इस चेंबर के अंदर जो भी टोटल प्रेशर होगा वो पीबी कहलाएगा, क्योंकि इस चेंबर के अंदर जो भी प्रेशर डेवलप करेगी गैस, भाई गैस प्रेशर क्रिएट करती है, आपको मालूम है गैस बहुत हाई स्पीड में मूव करती है और हाई स्पीड में मूव करने के बाद जब वो किसी चेंबर की वॉल से टकराती है तो एक प्रेशर क्रिएट करती है, उसे हम गैसियस प्रेशर बोलते हैं। तो इस चेंबर का प्रेशर पी भी होगा। अब अगर मैं एक चेंबर लेकर इसमें गैस ए और गैस बी दोनों डाल दूं, इसमें मैंने गैस ए और गैस बी दोनों डाल दी, तो अब इस चेंबर का टोटल प्रेशर कितना होगा? वो बराबर होगा पी ए प्लस पीबी के बराबर, वो बराबर होगा पी ए प्लस पीबी के बराबर। तो डाल्टन ने यहां पर बोला कि जो तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर है, जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है, आई वुड से इस चेंबर का आपका जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ए एंड प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी के बराबर होगा। इसका मतलब डाल्टन की भाषा समझो, डाल्टन बोल रहे हैं कि एक घर में 10 रोटी बन रही है और खाने वाले 2 हैं, तो बाहर से देखने वाले को ऐसा ना लगे कि 10 रोटी है,
खाने वाले 2 हैं तो दोनों 5-5 रोटी खा रहे हैं। तो हम लोगों को एक घर में जब 10 रोटी बन रही है तो हमें पहले इंसान को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो पहले इंसान को हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हम उस पहले इंसान को एक दूसरे घर में ले जाते हैं जहां पर वो अकेला है। अब उससे बोलेंगे तुझे भूख लगी है, वो बोलेगा हाँ। हम बोलेंगे कितनी रोटी खाता है तू? बोलेगा मेरा तो पेट थोड़ा सा खराब रहता है, मेरी डाइट कम है, मैं तो 7 रोटी खाऊंगा। मतलब पहला वाला इंसान 7 रोटी खाएगा। यह हमें कैसे पता चला? हमने उस इंसान को एक अलग अकेले घर में रखा और उससे पूछा। फिर हमने दूसरे वाले इंसान को एक अलग घर में रखा, उससे पूछा तू कितनी रोटी खाएगा? उसने बोला भैया मैं तो 3 रोटी खाऊंगा, मैं ज्यादा खाना खाता हूँ, मैं मोटा हो जाता हूँ खाना खा खा के, लेकिन मैं तो 3 रोटी भैया भर पेट खाऊंगा। तो हमको पता चल गया कि दूसरा वाला इंसान 3 रोटी खाता है, पहला वाला इंसान 7 खाता है। अब अगर वो दोनों इंसान सेम घर में आ जाए तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि भैया 10 रोटी बना दो, है ना। अब जब 10 रोटी बन जाएगी हमारे एक घर में जिसमें दोनों पर्सन ले रहे हैं, हमारे घर में 10 रोटी बन जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? इस 10 रोटी को ये 2 लोग मिलकर खत्म करेंगे, जिसमें कि पहले वाले इंसान का कंट्रीब्यूशन 7 रोटी ही होगा। पहला वाला इंसान अकेला 10 रोटी नहीं खा सकता, वो 7 ही खाएगा, तो वो उसका पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। 10 रोटी में से 7 रोटी खाकर वो 10 रोटी को खत्म करने में पार्शियल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और दूसरा वाला 3 रोटी खाकर वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सेम टर्म यहां पर डाल्टन ने यूज करी पार्शियल प्रेशर, मतलब जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है उसमें गैस ए का पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, क्योंकि टोटल प्रेशर जो है वो इस अकेले की वजह से तो नहीं है, इसका इस टोटल प्रेशर में अपना कंट्रीब्यूशन है, एक पार्शियल सा कंट्रीब्यूशन है। बाकी का कंट्रीब्यूशन बी का है, तो बी के लिए भी हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो इन दोनों केस में पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। तो डाल्टन्स लॉ से इंस्पायर होकर, डाल्टन्स लॉ से मेरे प्यारे बच्चों इंस्पायर होकर हमारे हेनरी ने भी कुछ चेंजेस करे। हेनरी ने बोला कि मैंने जो इक्वेशन बनाई है m इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय पी, अगर मैं m को गिवन मास मान लू, इफ m इज द गिवन मास ऑफ गैस, यानी मान लो एक गैस का गिवन मास है, गिवन मास ऑफ गैस, तो क्या मैं गैस के m को W2 नहीं लिख सकता? क्योंकि हम लोग मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन में हमारे सॉल्यूट के गिवन मास को W2 मानते थे। हमारे सॉल्यूट का गिवन मास हमेशा W2 होता था, याद करो। W2 इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर हम इसे हमारी गैस का मान लेते हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन बन गई, देयरफॉर ये इक्वेशन बन गई W2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय पी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आप क्या कीजिए, हेनरी ने क्या किया, ही डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 बाय W1, that is given mass of solvent. What is W1? W1 is the given mass of solvent. मुझे एक बात बताओ, solubility of gas in liquid क्या है? Amount of solute dissolved in the given amount of solvent. तो डेफिनेटली यहां पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को W1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन दिखने लगेगी W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन W1। समझ में आया? समझ में आया प्यारे किडीज, मेरे प्यारे जैगुआर्स? अब एक काम और करते हैं, नाउ हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय
their molar mass of respective solute and solvent, solute and solvent से हम लोग इनको डिवाइड कर देते। तो यहां पर आपका जो W2 है लेंगे, तो W2 को मैंने M2 से डिवाइड कर दिया एंड W1 को मैंने M1 से डिवाइड कर दिया। जिन बच्चों को M2 के बारे में नहीं पता वो नोट कर लें, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपकी जो गैस है ये उसका मोलर मास है। और M1 क्या है? M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी आप जो लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर रहे हो ये वो है। इज इक्वल टू अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक बात समझने की कोशिश करना, यहां पर अब आप लोग एक बात समझने की कोशिश करना, यहां पर हम लोग K बाय W1 को हम एक कांस्टेंट बना देते हैं K डैश। K बाय W1 क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, हम इसको एक कांस्टेंट बना लेते हैं। तो ये मुझे यहां पर देखने मिल रहा है K डैश P। क्या मुझे देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों? ये K डैश P। अब मैं काम करता हूं, K डैश को मल्टीप्लाई कर देता हूं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड कर देता हूं मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं अब क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट नीचे है तो ये रेसिप्रोकल के हिसाब से M1 यहां आएगा, M2 यहां आएगा, ये मैं एक तरफ ले लेता हूं और P, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि सर आपने M1 M2 यहां पर क्यों डिवाइड किया? बेटा दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा हमें, हम यहां पर रिस्पेक्टिव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, हम लोग इसे बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। यहां पर W2 अपॉन M2, यार गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो मोल्स बन गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये पूरे को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो ये बन जाएगा K डबल डैश P। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल गिवन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आई एम सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। देखो यहां लिखते हैं N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू X2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 के बराबर है। अब एक बात इमेजिन करो कि N2 के मोल्स बहुत कम है, तो मैं N2 को नेग्लिजिबल मान लूं, तो N2 अपॉन N1 X2 के बराबर हो गया, तो यहां पर मैं N2 अपॉन N1 को X2 लिख लेता हूं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू K डबल डैश P। अब यहां पर हेनरी ने एक बात बोली, जो तुम्हारा K डबल डैश है ये KH के बराबर है 1 बाय KH, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट के। तो जब आप यहां पर X2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन KH P लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों P इज इक्वल टू KHX के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इज योर हेनरी लॉ। ये आपका हेनरी लॉ है जो आप लोगों को स्कूल की किताबों में पढ़ा गया है, प्रेशर इज इक्वल टू KHX। तो गाइस ये इसका डेरिवेशन है, अगर आप लोगों को इसके डेरिवेशन को पढ़ना है तो पढ़िए, जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इसका डेरिवेशन थोड़ा सा काम का हो सकता है। भाई मेरा उद्देश्य था आपको सिखाना, ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को पता है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर इस्तेमाल कर डाला। तो गाइज इसके बाद हेनरी ने हमें बोला, इसके बाद हेनरी ने हमें क्या बोला? हेनरी ने हमें बोला दैट अकॉर्डिंग टू दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस या द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसके बाद हमें हेनरी ने क्या बोला? इस लॉ के बाद हेनरी ने हमें सिखाया दैट द पार्शियल प्रेशर of a gas is directly proportional to its mole fraction।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और जब हम इसे खोलेंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू KHX, जहां पर आप लोगों के सामने पहली बार KH नाम से कोई चीज आई है, दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसे? हेनरीज कांस्टेंट। और गाइस ये फॉर्मूला आप लोगों को हर जगह इस्तेमाल में होगा। अगर मैं यहां पर KH की वैल्यू निकालना चाहूं तो KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय X, यानी कि इससे मेरे को क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ में आया दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH, यानी जितना ज्यादा हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा आपके गैस का लिक्विड के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, KH की जो वैल्यू होती है, KH की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एंड एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। जैसे मान लो मैंने यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्गॉन देखा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन देखा, 0 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन देखा, 0 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड देखा, तो टेम्परेचर सबका सेम है, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सबकी वैल्यू यहां पर अलग अलग होगी। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो KH है इसकी वैल्यू विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। आपकी गैस का नेचर कैसा है ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। बोलो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ग्रेट। तो हे गाइस, अनअकैडमी से आ गया एक बहुत ऑसम अपडेट। अगर आप लोगों को अभी परचेज करना है सब्सक्रिप्शन तो गाइस अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर आप अभी परचेज कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों को बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, अदरवाइज रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो गाइस यूज माय कोड ग्रेविटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। परचेज योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नाउ गाइस। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ ले, चलो ठीक है, ओके। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, what are the applications of Henry law, application of Henry's law। आपके हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला एप्लीकेशन आप देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में हेनरी लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे भाई? आपका जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक इज नथिंग बट कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, वाटर होता है लिक्विड। अब आप देखो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री वाले कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को एकदम टाइट कैप में एकदम सील पैक करके मार्केट में भेजते हैं। दुकान पर भी ये बिल्कुल सील पैक होता है, एंड जैसे ही आप दुकान से खरीद के लाते हैं, आप जब पहली बार उसका ढक्कन खोलते हैं तो करके था फिजिंग साउंड आता है। तो ये फिजिंग साउंड क्यों आता है? क्योंकि बेटा कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज वालों ने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए हेनरी लॉ का इस्तेमाल करा था। X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहां पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन भी कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा होंगे, एंड आपको उतना ज्यादा टेस्टी, गले में आपको उतना चुरचुरा तुरतुरा सा लगेगा, आपको लगेगा गले में कुछ जल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हाई कर रखा है। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट की क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? लेकिन आप जैसे ही घर लाके वो ढक्कन खोलते हो, आप प्रेशर कम कर देते हो। अब प्रेशर कम हुआ तो करके एक साउंड निकलता है और उससे सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये काम होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज का आपको केस समझ में आ गया। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स की बॉडी में देखा जाता है। स्कूबा डाइवर्स की बॉडी में एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसे बोला जाता है बेंड्स।
जिसे बोला जाता है बेंड्स। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, स्कूबा डाइवर्स पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के जमीन में पानी में कूदते हैं। अगर आप लोगों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नाम की मूवी देखी हो, थोड़ा सा हट जाऊं, आपको लिखना तो नहीं है, आप लिख लो। मैं थोड़ा इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ, हाँ थोड़ा इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ, चेयर को जरा खसका लेता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से टिक के खड़ा रहना पड़ता है हाँ, तो जो बेंड्स नाम की जो प्रॉब्लम है, आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी, उसमें वो सब डीप सी डाइविंग करने आते हैं। हमारा शाहरुख खान नहीं, हमारा ऋतिक रोशन भी उसमें डीप सी डाइविंग करने आता है, उसका नाम उसमें पता नहीं क्या रहता है, और उसमें वो बहुत सारे पैसे कमाता है, और कैटरीना कैफ उसको पसंद भी करने लग जाती हो। हाँ, तो वही जादू से शक्ति लेके ऋतिक रोशन डीप सी डाइविंग करने जाता है। कम ऑन यार फरहान, ठीक है। तो ऋतिक रोशन डीप सी डाइविंग करने जाता है, उसके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। गाइस, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें 100% ऑक्सीजन नहीं भरी जा सकती, क्योंकि जब आप 100% ऑक्सीजन लेके पानी में कूदोगे ना, तो पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बर्स्ट कर सकता है, कुछ हार्म हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ। तो हमको उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरनी पड़ती है, मतलब जैसा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे एटमॉस्फेयर में है ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, लगभग वैसा आपको आपके उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी रखना पड़ता है। थोड़ा सा अमाउंट में नाइट्रोजन रखनी पड़ती है ताकि वो सिलेंडर बैलेंस रहे। अब उस सिलेंडर में नाइट्रोजन है। अब जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत कम होती है, हमारे ब्लड में भी नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि अभी हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं, तो नो डाउट ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी जा रहा होगा बॉडी में, क्योंकि नाइट्रोजन 78% होता है। तो डेफिनेटली आप लोग एक बार सांस लोगे तो नाइट्रोजन भी जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन सॉल्यूबल ना होने की वजह से लंग्स से वापस बाहर आ जाता है लो प्रेशर पे, क्योंकि अभी हम जो बाहर खड़े हैं हमारा प्रेशर लो है, लेकिन जब तुम पानी में उतरोगे तो पानी में उतरने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी पर, ब्लड पर, क्योंकि वाटर भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा। मैं मुझे बताऊं ना, अभी आप हवा में, मतलब आप अभी चल रहे हो तो आप एटमॉस्फेयर में ये शाहरुख खान बन रहे हो, लेकिन जब आप पानी में जाओगे तो पानी में आप हाथ उठाओगे तो बोलोगे ए, चलोगे तो ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे चलोगे, संजय दत्त की तरफ हलकट मामू ऐसे चलोगे। क्यों? पानी रोक रहा है, मतलब पानी का प्रेशर है बॉडी पर, तो बॉडी पर पानी का प्रेशर है, तो बॉडी पर पानी का प्रेशर है तो ब्लड पर भी प्रेशर ज्यादा होगा। अब स्कूबा डाइवर जब डीप सी वाटर में जाते हैं, बॉडी पर प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन भी होने लग गई। नाइट्रोजन का ब्लड में जाना कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब स्कूबा डाइवर्स वापस से शिप पर आते हैं, वापस से वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आते हैं, बॉडी पर प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है, और नाइट्रोजन को जैसे लगता है कि बाप रे ब्लड पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, अपन तो ब्लड से बाहर निकलो। अब ऑक्सीजन गैस की तरह नाइट्रोजन गैस भी हमारे लंग्स से होती हुई नोज से ही बाहर आ सकती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बॉडी में कम हो गई, तो वो यहां से स्किन में से, ये नसों में से, नसों के पॉइंट्स में से, सब जगह से बाहर आने की कोशिश करती है। तो उस वजह से डीप सी डाइवर को बेंड्स नाम की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसमें उसको मसल्स के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, उसकी मसल्स में खिंचाव होता है, उसको फीवर आने लग जाता है और वो बीमार हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज बेंड्स। अब आजकल इस बेंड्स को कम करने के लिए हमारे ऑक्सीजन गैस के साथ में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है पर कम, और उसमें आजकल एक नोबल गैस हीलियम मिलाने लग गए, क्योंकि हीलियम जो है वो बॉडी से एकदम इतना तेजी से बाहर नहीं आती, वो हमारे लिए उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। तो क्या आप लोगों को बेंड समझ में आया? क्या आप लोगों को बेंड समझ में आया? बेंड्स इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस। तीसरा आप लोगों को जो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड सिकनेस, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हाइट्स पर देखने को मिलता है। यूजुअली जो माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं, यूजुअली जो माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं, जो अभी जैसे कि आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जम्मू कश्मीर पर माता वैष्णो देवी, मतलब जो बहुत हाइट्स पर जो मंदिर बने हुए,
यहां पर इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट पर चढ़ना शुरू करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है। जितना आप पानी में जाओगे, जितना आप अर्थ में नीचे की ओर जाओगे, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, और आप जितना हाइट पर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगेगा। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, जब हम लोग हाइट पर जाते हैं तो हमारी बॉडी पर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेशर नॉर्मली यहां पर होता है वो सडनली डिक्रीज होने लग जाता है। अब आप सांस तो ले रहे हो, तो यहां पर जब आप सांस लोगे तो बॉडी के अंदर जितनी मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होना चाहिए ब्लड में उतना हो रहा है, क्योंकि अभी प्रेशर मेंटेन्ड है। लेकिन जब आप लोअर प्रेशर की तरफ जाओगे, मतलब जब आप ऊंचाई पर जाओगे और जब आपका प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, तब आपके ब्लड के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा और ब्लड रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन डिसॉल्व करेगा, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन ब्लड डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों को वहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगेगा, मतलब आपको नौजिया लगने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, वॉमिटिंग जैसा लगने लगेगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा और आप लोगों को हेडेक हो सकता है। एंड अगर ये ज्यादा टाइम तक मेंटेन रहा तो इट मे कॉज डेथ ऑल्सो, कई लोग मर जाते हैं। अभी आप देखते हो जैसे भी मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स गए हुए हैं वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ या टूर पर, तो वहां पर बता रहे हैं कि कुछ 15-17 लोग उनके सामने उस पूरे ट्रिप में मरे हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। कोई हाइट से गिर के नहीं मरा है, एकदम किसी को स्ट्रोक आ गया, एकदम हार्ट अटैक आ गया, मर गया। हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि हार्ट तक हायर एल्टीट्यूड पर जो ब्लड से ऑक्सीजन पहुंचता था वो नहीं पहुंच पाया, किसी को ब्रेन डेड हो गया, कोई किसी को ब्रेन में क्लॉट आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया आपका हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर हेनरी लॉ। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने की तरफ चलते हैं। हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल मैं आपको एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, नो डाउट। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करना हम लोगों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही करेंगे। देखो एनसीईआरटी है मेरे पास में, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उसके अलावा मैं आपको और भी एक दो टाइप के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ये मैं एग्जाम्पल 2.4 करा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाएं कि मैं यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.14 करा रहा हूं फ्रॉम एनसीईआरटी। आप लोग खुद इसे चेक कर सकते हैं गाइस। इसमें बोल रहा है नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 273 केल्विन। नाइट्रोजन गैस इन्होंने बबल करी है, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड through water, nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin. So how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter water, assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar, 0.987 बार, और KH की वैल्यू आपको दे रखी है 76.48 किलो बार। चलो अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो हाउ यू वुड गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलता हूं। नाउ मुझे यहां पर KH की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 76.48 किलो बार। मुझे एक बात बताओ, यहां पर यूनिट किलो बार में है और प्रेशर की यूनिट बार में है, तो मैं बार को किलो बार में ले जाऊं तो 1 किलो मतलब 1000 होता है, तो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो 76480 बार विल बी द वैल्यू ऑफ KH। मुझे यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू दे रखी 0.987 बार। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ मेरे प्यारे बच्चों, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो P इज इक्वल टू KHX। यहां पर आपको X की वैल्यू नहीं दे रखी है तो X की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या दे रखा है 0.987 बार डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू हो गई 76480 बार। जब आप इसको कट करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.29 इंटू 10 टू द पावर 5। मतलब ये वैल्यू आपको 0.0000129 के आसपास मिल रही होगी, बहुत छोटी वैल्यू मिल रही होगी। तो हमने इसको 10 टू द पावर -5 कर दिया, आई एम सॉरी, ये कुछ ऐसी दिख रही होगी 0.0000129। तो हमने डेसिमल को, ये जो डेसिमल है इसको हमने 1 2 3 4 और 5 डिजिट खसका दिया, तो ये 1.29 हो गया और 10 की पावर में -5 आ गया। ठीक है बेटा, ऐसा आंसर आपको मिल रहा होगा। अब आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मिल गया, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में दैट हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात करी, हमको यहाँ पर इन्होंने कुछ गिवन दे रखा है। हमारे पास में वाटर है, वाटर 1 लीटर मतलब कि 1000 ml है। क्या आप लोग जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। सो देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको 1 ग्राम पर ml पता है, मास आपको पता नहीं है, वॉल्यूम आपके पास में 1000 ml है, ml कट गया तो मास की वैल्यू हो गई आपके पास में 1000 ग्राम। मतलब आपके पास में वाटर यहां पर कितना है, 1000 ग्राम वाटर है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए वाटर के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, गिवन मास हो गया 1000, वाटर का मोलर मास हो गया 18 यानी 55.5 मोल्स हो गए। मतलब तुम्हारे पास में सॉल्वेंट का मटेरियल आ गया। अब आगे चलते, क्या आप लोगों को मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 वाला फॉर्मूला पता है। हाँ। अब यहां पर एक काम करें, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स आपको जो अभी वाटर के मिले हैं वो 55.5 मोल्स मिले हैं वाटर के मोल्स, विच इज एक्सट्रीमली हाई। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो क्या मैं N2 को नेग्लेक्ट कर दूं, देयरफॉर N2 को आप नेग्लेक्ट कर दो डिनोमिनेटर से। अब आपका फॉर्मूला हो गया x2। बेटा x2 की वैल्यू निकली अभी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5। n2 की वैल्यू हमें निकालनी और n1 की वैल्यू है 55.5। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। आप चाहो तो आप इसको करके देखना, ये आपको मोल्स की वैल्यू मिल गई, लेकिन सवाल में तो आपको मिलीमोल बोला है, सवाल में आपको मिलीमोल बोला है। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल। तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, अगर मुझे मिलीमोल में वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 मिलीमोल और 1 मोल से डिवाइड कर दूं, ताकि ये मोल से मोल कट जाए और आपकी वैल्यू मिलीमोल में आ जाए। तो आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7.16 इंटू 10 टू द पावर, बेटा 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3 मान लूं, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 10 टू द पावर -1 यानी 0.716 मिलीमोल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हलवे क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसे क्वेश्चंस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप देखो, मैं आपको एक्सरसाइज, अब मैं आपको वो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, EXERCIS एक्सरसाइज 2.13 वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। ये बोल रहा था पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a saturated
over a saturated solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 grams of ethane at 1 bar. If solution contains 5 into 10 to the power minus 2 grams of ethane, then what shall be the partial pressure? Then what shall be the पार्शियल प्रेशर? अब क्वेश्चन को पढ़ो और खुद समझने की कोशिश करो कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है जरा खुद अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो कर ही दूंगा, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। यहां पर क्वेश्चन में मास, प्रेशर, मास एंड प्रेशर की बात करी गई है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हेनरी लॉ में तो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में हम लोगों को फॉर्मूला सिखाया गया था दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जिसमें हम P को लिखते थे P इज इक्वल टू KH/X। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को यही क्वेश्चन करवाया गया है? आप लोगों को यही करवाया गया है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो आप लोगों को पहले यही वाला फॉर्मूला पढ़ाया। देखो, मैंने आप लोगों को पहले एक्सपेरिमेंट करके, जो हेनरी ने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया था, उससे मैंने यही फॉर्मूला पढ़ाया था, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। फिर हमने मास को इस पूरे डेरिवेशन से मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। हमने बाद में इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी हम लोगों ने लिखा, उससे भी हम लोगों ने क्वेश्चन भी करा। लेकिन अगर कभी मास का क्वेश्चन आ जाए तो घबराने का नहीं है, हम लोग इस फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। क्या कोई तकलीफ किसी को? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब यहां पर एक बात बता दूं, छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। कुछ बच्चे इसे उल्टा लिख सकते हैं, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मास। तो पार्शियल इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय M हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आप लोगों को जिस पैटर्न पे मैंने लिखवाया है, आप लोगों को वही पैटर्न फॉलो करना है। तो अब ये क्या दिखने लगेगा? मुझे दिखने लगेगा M इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? अब मास की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में? 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम्स इज इक्वल टू K। अच्छा, एक काम करो, P को डिवाइड में ले जाओ तो M बाई P हो जाएगा ये। तो K हो जाएगा, K विल बिकम इक्वल टू M बाई P। तो यहां पर आपको मास तो दे रखा है और आपको यहां पर दे रखा है 1 बार। सो देयरफॉर आपके K की वैल्यू हो गई 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम पर बार। अब सेकेंड इक्वेशन में आपको उसने फिर मास दे रखा है और अब आपसे पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो अब हम यहां पर फॉर्मूला फिर लिखे, M इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P। मास आपको दे रखा है, पार्शियल प्रेशर आपसे पूछ रहा है, तो अब हम इसको इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। M इज इक्वल टू K, M इज डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू P। हम यहां पर K की वैल्यू को नीचे लेगा डिवाइड में और P निकाल रहे हैं। अब यहां पर सेकेंड केस में आपकी गैस का मास हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल ली है, दैट इज 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू P। तब आप इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की? भाई ये और ये तो कट जाएगा, 5 इसको कितने टाइम्स काट रहा है? 5 वन 5, 1 कैरी और 5 3 15 एंड 1।
तो कुछ 0.762 बार के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। अच्छा, ये आपको यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, इसकी यूनिट हो गई ग्राम्स पर बार, तो ग्राम्स ग्राम्स कट गया, बार ऊपर चला गया तो बार की वैल्यू आ गई। तो देखो ये क्वेश्चन हलवा था, ये क्वेश्चन आप लोगों का हलवा था, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं था कि उस चीज को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। अब ये सिंगेज से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। ये बोल रहा है के एच फॉर ऑक्सीजन इज 4.34 into 10 to the power 4 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या यहाँ पर टेम्परेचर का कोई काम है? नहीं, बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन इज 0.4 atm, so calculate the concentration of oxygen at equilibrium। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सोबर है, बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक चल रही है। आप लोगों से कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप लोग सब जानते हैं, मोल्स पर लीटर। आप लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पर मोल्स निकालने। वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करी होगी। यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स। दो फॉर्मूले हैं, ये m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, ये मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। लेकिन जब आप मोल फ्रैक्शन में आओगे तो मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है। दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं ध्यान हो तो स्टार बना के लिख लेना, दिमाग में छाप लेना। इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। चलिए, तो प्रेशर कितना दे रखा है तुम लोगों को? 0.4 atm डिवाइडेड बाय के एच को डिवाइड में ले जाओ, तो आप लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4 atm। atm atm कट गया, डेसिमल हटा, तो ये 10 टू द पावर 5 बन जाएगा। अब ये 4 इसको काट रहा है, 4 1.02 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपकी जो होगी अप्रोक्सीमेटली, आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो शायद 9.2 इंटू 10 टू द पावर समथिंग कुछ आएगी। तो हम लिख लेते हैं 9.2 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि ये जब डेसिमल को हम सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको 1 को 1.02 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.92। तो आप चाहो तो पहले ऐसा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0.92 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 प्लस 5 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -5 बन जाएगा। फिर डेसिमल इधर खसकाओगे तो ये हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -6। समझ गए कैसे आई वैल्यू? तो ये आपके मोल्स की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब आप लोगों से मोलैरिटी पूछी होगी, और मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन मतलब देयरफॉर आपका यहाँ पर जो वाटर होगा वो 1 लीटर होगा, मतलब 1000 ml होगा। 1000 ml मतलब डेंसिटी के हिसाब से 1000 ग्राम होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18 गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी वाटर के मोल्स हो गए 55.5 मोल। तो अब आप लोगों को वाटर का मोल निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इससे आपको ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन आप यहां पर देखो कितने ज्यादा बड़ी वैल्यू है इसकी। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर N2 को नेग्लेक्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन के हिसाब से। तो x2 की वैल्यू हो गई 9.2 इंटू 10 टू द पावर -6। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है और N2 को नीचे से हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू हो गई 55.5। तो
n2 की वैल्यू हो गई 55.5 मल्टीप्लाई बाय 9.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है प्यारे किडूस, ठीक है। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में डीपीपी में सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, आंसर नहीं था। तो हम लोग भी चेक कर लें कि हमारा आंसर क्या था। 510.6 इंटू 10⁻⁻6। डेसिमल को एक और दो डिजिट उधर ले जाऊंगा, तो जाएगा 5.106 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज योर आंसर। क्या हम आंसर चेक करें? हाँ ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग हेनरी लॉ वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यार। अब क्या दिक्कत है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हेनरी लॉ पे, ठीक है। तो दैट्स इट, यहां पर हमारा हेनरी लॉ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और उसके अंदर हम लोग हमारे वेपर प्रेशर को शुरू करेंगे और राउल्ट्स लॉ की तरफ चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर जगुआर्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।